नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खास मुलाकात में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है सीनियर आर्किटेक्ट परियोजना के मुख्य सलाहकार अनूप बरतरिया जी। अनूप जी, बहुत स्वागत है आपका। अनूप जी, जब जयपुर की बात करते हैं, यहाँ के सौंदर्यीकरण की बात करते हैं, तो आपका नाम आता है क्योंकि आपने बहुत सारे काम किए हैं। फिर चाहे वो गणगौर की सवारी हो या फिर शहर में जगह जगह मूर्तियाँ स्थापित करना हो, लेकिन ये सब काम छोटे थे। इतनी बड़ी परियोजना है चंबल रिवर फ्रंट की हम जब बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, कैसे दिमाग में आया कि ये परियोजना करनी चाहिए, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसे पूरा करना चाहिए? देखिए, मैं कई सालों से कई बड़ी परियोजनाओं पे काम कर रहा था। जब मैंने अमृतसर का किया, पूरा अमृतसर टाउन का गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ इलाके का रिवैम्प किया, तब वहाँ से मुझे एक प्रेरणा मिली कि हम हमारे देश को बदल सकते हैं, जो अर्बन डेवलपमेंट की तरह से पिछड़ गया है और उसका डिफेसमेंट हो गया है, उसको शहरों को सुंदर बनाया जा सकता है। फिर कई बड़े प्रोजेक्ट्स जयपुर में हुए, साउथ इंडिया में किए, इंडिया से बाहर भी किए। जब मैं कोटा गया, मैंने कुछ साल पहले कोटा में एक 7 वंडर पार्क बनाया था, एक घटोत्कच का स्कल्पचर बनाया था, उसकी बड़ी तारीफ हुई थी। लेकिन वहाँ से मुझे लगा कि कोई एक आध प्रोजेक्ट कर लेने से शहर नहीं बदल जाता। तो कोटा जाते हुए सबसे पहले मेरे दिमाग में ये सोच थी, और मैंने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर धारीवाल साहब से डिस्कस किया कि अगर हम काम करें तो ऐसा करें कि ये पूरा शहर ही एक तरह से जीर्णोद्धार हो जाए, पूरा शहर बदल जाए और उसको अपन एक विश्व स्तरीय शहर बनाएं। यानी ये सुझाव आपका था और इसलिए इस काम के लिए आप ही का चयन किया गया? देखिए, धारीवाल जी का सपना था, मेरी कल्पना थी। तो धारीवाल जी ने एक सपना देखा कि एक अच्छा शहर बनाया जाए, और उस कल्पना को मैंने साकार किया। और शहर को पूर्णता जब तक नहीं करेंगे, चाहे वो सड़कें हों, चाहे उसमें रहने की सुविधा हो, आने जाने का सुगम यातायात हो, सौंदर्यीकरण हो, चौराहों का सौंदर्यीकरण हो, बिल्डिंग्स भी सुंदर दिखें, टूरिस्ट प्लेसेस भी अच्छी दिखें, जब तक वो 100% 360 डिग्री डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक लोग उसको महसूस नहीं कर पाएंगे। और यही फ़र्क है हमारे भारतीय शहरों में और विश्व के शहरों में। आज आप यूरोपियन शहर देखते हैं, उसमें हर छोटी चीज़ को सुंदरता से एग्जीक्यूट किया जाता है, और उस चीज़ को टेक्नोलॉजी के साथ भी युक्त किया जाता है, और उस हेरिटेज को भी फॉलो किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं, तो हम एक प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट करके पूरे शहर को सुधारने की सोच नहीं थी। ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम एक प्रोजेक्ट लेके चलते हैं, हम उस पर फोकस करते हैं, वो कर देते हैं। आसपास भले ही देखने लायक जगह ना हो, लेकिन हमारा फोकस उस प्रोजेक्ट पर रहता है। तो क्या ये वाकई में ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में यूरोपियन कंट्रीज को देखकर आया? हाँ, जब मैं हिंदुस्तान के शहरों को विश्व के शहरों से कंपेयर करता था, तो मुझ में हमेशा यही एक चेष्टा थी। जब मैं वर्ल्ड ट्रेड पार्क बना रहा था, तब भी यही चेष्टा थी। तब मैंने जेएलएन रोड पे भी काफ़ी काम किया, टोंक रोड पे भी काम किया, कि सिर्फ एनवायरनमेंट पूरी तरह से बदलना चाहिए, तब एक शहर सुंदर बनता है। तो ये मेरी कल्पना थी, और मैंने उस कल्पना को जब पेश किया सरकार को, तो मिस्टर धारीवाल, जो एक खुद बहुत ही प्रगतिशील विकास पुरुष हैं, उनके मन में एक चेष्टा थी, हाँ, इस कोटा को बेस्ट बनाना है। तो उन्होंने वो काम सौंपा, जो हमने पिछले 3 सालों में लगकर। बिल्कुल दिलचस्प बात यही है इस प्रोजेक्ट की। देखा जाता है आमतौर पर एक फ्लाईओवर भी बनना होता है, तो कई बार हम देखते हैं 5 साल तक लटका रहता है, फ्लाईओवर कंप्लीट नहीं होता। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट में, जिसमें आमतौर पर वक्त 5 से 8 साल का लगना तय था, लेकिन 3 साल में पूरा करना, ये कैसे हो पाया पॉसिबल? देखिए, क्विक डिसीजन मेकिंग सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी प्रोजेक्ट को समय से पूरा करने के लिए होता है, कि जो उसके निर्णय हैं वो त्वरित गति से किए जाएं। आप जब कभी देखेंगे, मेरे साइट के राउंड होते थे, बड़ी बड़ी समस्या मेरे सामने आती थी, तो मैं वहीं पे उसका निर्णय कर देता था, तो समय की बचत होती थी। फिर प्रशासनिक दृष्टि से मंत्री महोदय ने भी ऐसा सिस्टम सेट किया था कि वो खुद डे टू डे मॉनिटरिंग करते थे। तो जब निर्णय सही हो जाएंगे, और कोटा मॉडल अपने आप में देश के लिए एक उदाहरण बनेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए भी। तो जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात आएगी, तब इस पूरे प्रोजेक्ट में 5,500 करोड़ रुपए कोटा के ऊपर अभी 3 साल में अर्बन डेवलपमेंट में यूआईटी ने किए हैं। मेजॉरिटी के ऑलमोस्ट एंटायर मनी हैज़ बीन जनरेटेड बाय कोटा इटसेल्फ। तो जब आपके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग फास्ट है,
और आर्किटेक्चरल सोच है, एक बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है पॉलिटिकल विजन का, आर्किटेक्चरल विजन का और एक एडमिनिस्ट्रेटिव विजन का। तो जब ये तीनों सिनर्जी में काम करते हैं, और मैं थैंक्स देता हूँ गवर्नमेंट को कि मेरे को बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया कि मेरे निर्देशों के अनुसार त्वरित गति से काम हो, और उसी का नतीजा है कि एक कोटा शहर पूरी तरह से एक अच्छे मॉडल के रूप में उभर के आया। अभी तक तो साबरमती रिवर फ्रंट ही सुनने को मिलता था, लेकिन अब है चंबल रिवर फ्रंट भी। क्या डिफरेंस दोनों में है? और चंबल रिवर फ्रंट का, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा भी, इसकी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी, इतना खूबसूरत बना हुआ है कि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी महसूस ही नहीं होती कि ये कमी रह गई। मतलब हर एंगल से, हर लेवल को, हर चीज़ को छूने की कोशिश की गई। डिफरेंस सबसे बड़ा क्या है? और क्या वाकई में ये कॉन्सेप्ट नया है, आपकी नई परिकल्पना रही, या फिर कहीं से आप इसे लेकर आपको लगा कि देखा हो और ऐसा होना चाहिए हमारे राजस्थान में? देखिए, राजस्थान में कोटा एक ऐसा शहर है जिसके बीच में से नदी बहती है, चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों को के बड़े इलाके को पालती है, लेकिन कभी उसकी पूजा नहीं होती थी। गंगा, जमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, इन सब के बारे में तो एक ये सोच आई कि इसको, और पंडित नेहरू ने इसको शुरू किया था, चंबल वैली प्रोजेक्ट, जिसमें गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, कोटा बैराज 1957 में उसका उद्घाटन किया। उसके बाद चंबल नदी के ऊपर बहुत बड़ा इरिगेशन सिस्टम, बिजली वगैरह ये सब हुए। लेकिन जो बैंक्स थे कोटा बैराज के आगे जो शहर में आते थे, अर्बन डेवलपमेंट हुआ, गंदे नाले उसमें जुड़ गए, बहुत ही एक अव्यवस्थित सी स्थिति थी। जब मैं सबसे पहले गया तो जब हम बोट में बैठे, एक कच्ची टूटी फूटी बोट मंगाई गई, उसमें जब बैठे तो आप वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते थे। पूरे सीवर लाइन चंबल में गिर रही थी कोटा की। बैंक्स ऐसे थे बिल्कुल, सारे पूरे शहर का कचरा वहाँ पड़ा हुआ था। नदी एक, और जब हम लंदन को देखते हैं, जब हम पेरिस को देखते हैं, उन्होंने अपनी नदियों को कैसे संवार के रखा। तो मन में ये चेष्टा तो थी कि जब हमारे पास नदी है तो मैंने एक वियर की कल्पना की कि एक वियर बनाए जिससे पानी भर जाए, और सारी सफाई, सारे नालों को ट्रीटमेंट करके पानी को इसमें डाला, पॉल्यूशन कंट्रोल हुआ। फिर एक सबसे बड़ी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट टच किया है, 2019 में बाढ़ आई और 19 के 19 गेट खोले गए। मैं वहाँ गया उसको देखने, तो काफ़ी इलाका कोटा का इसके साथ में डूबा हुआ था। तो मेरे मन में, और धारीवाल साहब ने भी ये चेष्टा की कि नहीं, इसका अपने को बाढ़ नियंत्रण करना है। तो उसके लिए कोई दीवारें बनाई जाती हैं और सिर्फ एक दीवार बना के छोड़ दी जाए। तो हमने फिर ये तय किया कि भाई एक रिवर फ्रंट बनाया जाए जो अपने आप में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बने, और वहाँ से शुरुआत हुई इस रिवर फ्रंट की। लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिना पर्यटकों के तो वायबल नहीं होगा। इसकी फीस क्या रखने की सोची आप लोगों ने, या क्या रखी गई है? कैसे इसका मेंटेनेंस करेंगे? ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय है। एज एन आर्किटेक्ट मैं शायद उसमें ना कमेंट कर पाऊँ, लेकिन पॉइंट इज़, अभी जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर साहब ने बताया है कि अभी कुछ समय तक तो इसको फ्री रखेंगे, और फिर नेचुरली वायबिलिटी के लिए, क्योंकि इसके ऑपरेटिंग खर्चे भी होंगे। हमने एक अमेरिकन कंपनी है सीबी रिचर्ड एलिस। बड़ा चैलेंज भी अनूप जी हो जाता है, क्योंकि जब कवर्ड होती है कोई चीजें तो उसे फिर भी उसका रखरखाव कर सकते हैं, लेकिन जब कोई ओपन स्काई हो, इसके एंट्री गेट्स कंट्रोल्ड हैं। तो आप इसको देखेंगे, इसके डिजाइन में बड़ी खूबसूरती है। 3 एंट्रीज हैं, आप बिना सिक्योरिटी पास के अंदर जा ही नहीं सकते। हर जगह मेटल डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, बैगेज स्कैनर्स लगे हुए हैं, उसके बगैर आपके अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। उसका डिजाइन हमने इस तरीके से किया है कि कोई भी व्यक्ति रिवर फ्रंट पे बिना इस गेट्स के सिक्योरिटी चेकिंग के बगैर अंदर नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, किसी के एंट्री की नहीं, धूल, मिट्टी, बारिश, धूप, सब कुछ होगा, सब व्यवस्था की गई डिजाइन तो में। इसके लिए भी मेंटेनेंस की भी पूरी तैयारी है कि कौन कम से कम 200 जने हाउसकीपिंग के वहाँ लगे हुए हैं, 200-250 सिक्योरिटी के लगे हुए हैं। तो हाउसकीपिंग का फुल स्टाफ, इवन हाउसकीपिंग वालों के कपड़े तक हमने डिजाइन किए हैं कि ये सुंदर दिखने चाहिए साइट पे। तो बहुत डिटेल, माइक्रो डिटेलिंग की सोच हुई है। सारी मैकेनाइज्ड मशीन्स वो लेके आए हैं जिससे इसकी रोज़ बफिंग हो रही है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि एक प्रोफेशनल कंपनी को देने से हमेशा मेंटेन रहेगा। लेकिन चंबल में हमने देखा, जिससे सब जिक्र भी कर रहे थे, बारिश की वजह से कई बार गेट खोलने पड़ते हैं, पानी आता है, और पहले भी उसके लिए भी एफर्ट्स लगाए गए, इसके बावजूद भी बहुत नुकसान होता है। लेकिन जब आप करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके और इतनी खूबसूरत चीज़ बनाते हैं, तो
इसके लिए इसकी रखरखाव और इससे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इससे बचाव हो सके, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया उसके लिए है क्या? कि इसको जब मैं सबसे पहले डिज़ाइन कर रहा था तो इसका एक HFL लेवल होता है, जिसको जब 19 गेट खुलते हैं तो पानी 250 लेवल के ऊपर आता है, 250 मीटर लेवल जो मार्क है। तो हमने उस 200 जितना भी फसाद डेवलपमेंट है वो 250 के ऊपर किया है, और 250 लेवल के नीचे हमने घाट्स बनाए हैं जिसमें स्टेप वेल्स हैं, रैम्प्स हैं, और उसको पत्थर से क्लैड किया है जिसको एंकरिंग किया गया है। तो अभी 2 बारिश देख चुका है और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे इसमें प्रावधान है, कंप्लीट RCC कंस्ट्रक्शन है, और जहाँ पे अर्थ बैंक्स बनाए गए हैं वो भी एक डैम जैसे बनाए गए हैं। तो कितने भी गेट खुलेंगे 250 के नीचे तक पानी भर जाएगा, फिर वापस पानी नीचे उतर जाएगा, लेकिन रिवर फ्रंट के जो ऊपर के प्लेटफॉर्म से जनता उसको एंजॉय करेगी। बल्कि आप देखना जब पूरे गेट खुलेंगे और पूरा पानी बहेगा तो सबसे ज़्यादा लोग वहाँ आएंगे देखने उसको, पूरे दोनों रिवर फ्रंट साइड्स पे। अच्छा, कोई भी पर्यटन स्थल होता है तो वहाँ पर फूड कोर्ट की बहुत अहमियत होती है, और वो उस पर्यटन स्थल को और बढ़ावा भी देते हैं जब लोग पहुँचते हैं, जहाँ घंटों आपको बिताना है। यहाँ पर भी क्या कोई ऐसी व्यवस्था है, कुछ अलग इंतजाम इस तरह के रहेंगे? का क्या शहर में क्या, सिर्फ एक पर्यटन की दृष्टि से देखेंगे एक अलग बात है। रिवर फ्रंट शहर की भी लाइफलाइन होती है। जो लोग शहर में रहते हैं वो शाम को अपने घर से निकल के जाके रिवर के पास बैठ जाते हैं, उनको वहाँ रेस्टोरेंट्स चाहिए, उनको कॉफ़ी शॉप्स चाहिए, उनको एंटरटेनमेंट की सुविधा चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं वहाँ प्लान आउट की गई हैं, जिससे कोटा ही शहर के लोग तो आएंगे ही, पर्यटक हों, कोटा शहर में रहने वाले हों, स्टूडेंट्स हों, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, वो सब अपना टाइम इवनिंग्स हो, डे टाइम हो, रिवर के साथ साथ स्पेंड करेंगे। और वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, कॉफ़ी शॉप हैं, अलग अलग तरीके के कई रेस्टोरेंट्स बने हैं, आपको हर दुनिया का क्यूजीन वहाँ मिल जाएगा। वैसे तो अगर हम इस पर बात करें और एक एक चीज पर बात करें बहुत तो लंबा हो सुबह जाएगा। से शाम हो जाएगी और हम पूरी बात चर्चा कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन कोई 3 ऐसी अहम चीजें जो वहां पर आकर्षण का केंद्र है, जो लोगों को वहां पर आने को मजबूर करेंगी एक बार देखने के बाद। उसमें मैं सबसे पहले कहूँगा कोटा खुद अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र हो गया है। तो कोटा जाना भारत के टूरिज्म मैप पे, ग्लोबल टूरिज्म मैप पे एक बहुत मस्ट विजिट सेंटर बन गया है। आप वहाँ कई रिकॉर्ड्स बनाए हमने। विश्व की सबसे बड़ी मार्बल की मूर्ति ऑलमोस्ट 200 फीट से पानी फेंक रही है ऊपर, और करीब 350 फीट उसकी टोटल लंबाई है नीचे पेडेस्टल के साथ में। वो सब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसको देखने के बगैर टूरिज्म पूरा नहीं होगा। विश्व का सबसे बड़ा फेस मास्क, एवियरी, सिटी पार्क, नंदी, बेल, कई ऐसे मुकुट महल, और जो फाउंटेन शोज़ हैं वो मैं विश्वास करता हूँ कि वर्ल्ड में जितने भी फाउंटेन शोज़ हैं, स्पेन फाउंटेन शोज़ के लिए बहुत जाना जाता है, दुबई में फाउंटेन शो आपने देखा होगा, बहुत सारे शहरों ने फाउंटेन शोज़ किए हैं, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि कोटा का फाउंटेन शो विश्व के किसी भी बड़े शहर के फाउंटेन शो से कम नहीं होगा। और जब आप देखेंगे उसको तो एक खुद मुकुट महल एक बनाया है। इंतजार सभी को है चंबल रिवर फ्रंट की लॉन्चिंग का। लॉन्चिंग कैसे होने वाली है, क्या खास आकर्षण यहाँ पर रहेगा? देखिए, लॉन्चिंग 12 तारीख को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं, और सभी राजस्थान सरकार के सभी गणमान्य लोग वहाँ आ रहे हैं। उनका पूरा घाट का दौरा है। शाम को बोटिंग में बैठ के मुख्यमंत्री महोदय बोट से ही एक बटन दबा के चंबल माता के स्टैचू का अनावरण करेंगे, और उस घड़े में से पानी गिरना शुरू होगा। 200 फीट ऊपर 200 फीट ऊपर से जब पानी गिरना शुरू होगा, वो एक अविस्मरणीय पल होगा। अभी जब टेस्टिंग हुई 3-4 दिन पहले, तो हम सब की सांसें रुकी हुई थी कि जब मेरे पास मैसेज आ रहा था कि अब पंप ऑन होने वाला है, फिर उस ऑन होने में 15-20 मिनट का कुछ अरेंजमेंट करना पड़ गया, तो वो 15-20 मिनट बड़े हाई ब्लड प्रेशर के थे। लेकिन फिर खबर आई कि नहीं, परफेक्ट। तो वो एक बड़ा अच्छा आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी चीज़ बन के आई है। और हाँ, बिल्कुल बेहद अहम प्रोजेक्ट था, 3 साल में पूरा किया गया। लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, या अभी इनॉग्रेशन के बाद भी कुछ काम होना बाकी है, या आचार संहिता लगनी इसलिए इसकी वजह से ही इनॉग्रेशन पहले कर रहे हैं, काम आगे भी चलता रहेगा? नहीं, क्या इसमें है exactly? चुनाव आचार संहिता का कोई रोल नहीं है इसमें। ये प्रोजेक्ट्स तो सदियों के होते हैं, और मैं ऐसा मानता हूँ राजस्थान के, हिंदुस्तान के इतिहास में पिछले 500-1000 साल में इतना बड़ा प्रोजेक्ट
एक जगह 3 साल में एक साथ पूरा नहीं किया गया होगा। और जब आप उसको हेरिटेज देखेंगे, या तो जैसे किले बने, आगरा फोर्ट बना, आमेर किला बना, अगर आप उसके निर्माण को कोटा के इस निर्माण से कंपेयर करेंगे तो कहीं से भी कम नहीं लगेगा आपको। तो आप को इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तैयारी अभी हुई है। हमने कोशिश ये की कि भाई इस सरकार में, क्योंकि काम होने के बाद इसका उद्घाटन नहीं हो सकता था, तो उद्घाटन हो रहा है, लेकिन काम संपूर्णतः पूर्ण हो चुका है। और आप जब देखेंगे तो चंबल रिवर, बल्कि चंबल रिवर फ्रंट सिटी पार्क और कई चौराहे तो इंतजार कर रहे हैं लोगों को शुरू होने के लिए। कोटा क्योंकि वैसे पर्यटन के लिए नहीं है, कोचिंग हब के रूप में, कोचिंग सिटी के रूप में कोटा जाना जाता है, लेकिन कोटा की ऐसी तस्वीर बदल चुकी है, कोटा में ऐसी चीज आ गई है जो आपको वर्ल्ड टूर जैसा फील कराएगी कि आप देश के बाहर कहीं घूम रहे हैं, कहीं ऐसी चीजें देख रहे हैं। इस लोगों तक ये पहुंचे, इसके लिए भी क्या कोई प्लानिंग है, कोई कोशिश की जा रही है? एज एन आर्किटेक्ट जब मैं सिटीज को स्टडी करता हूँ, हर प्रगतिशील शहर अपने आप को बदलता है, और अगर वो शहर अपने आप को नहीं बदलता तो वो फिर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। कोटा सबसे पहले एक इंडस्ट्रियल टाउन था और राजस्थान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन था। फिर इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए फिर अब कोचिंग टाउन के नाम से जा रहा है, आगे चल के पर्यटन नगरी के नाम से भी जाना जाएगा। इसकी प्लानिंग ये है सब कि शहर का जो पर्यटन नगरी के रूप में विकास हो रहा है, ये इसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदलेगा। और मैं मानता हूँ कि इस समय जो तैयारी हुई है और जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स किए गए हैं, उससे कोटा की इकोनॉमी, कोटा की पहचान भी बदलेगी और ग्लोबल मैप पे कोटा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में 3 साल में प्रोजेक्ट शुरू होने से खत्म होने तक किस तरह की मुश्किलों का भी सामना किया आप लोगों ने किया, किस तरह की मुश्किलें रही हैं? दूसरी बात, हमने ये भी देखा कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, उनका खुद का इतना इंटरेस्ट था कि धूप हो, बारिश हो, बाकायदा प्रॉपर टाइमली वो जाते थे, वहाँ पर इंस्पेक्शन करते थे, एक एक चीज़ पूछते थे, समझते थे खुद कि ये क्या होता है, कैसे होता है। उनका खुद का इंटरेस्ट था, शायद ये भी एक वजह थी कि वक्त से पहले ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ। देखिए, मैं 7-8 स्टेट्स में कंसल्टेशन दे रहा हूँ, सभी के मिनिस्टर से मेरा बातचीत होती है, काम होता है। मैंने ऐसा मंत्री नहीं देखा जो मेरे साथ स्कल्पचरिंग करने भी बैठ जाते थे, जो साइट विजिट पर 45 डिग्री टेम्परेचर में 15-15 मीटर नीचे सीढ़ियाँ उतर के चले जाते थे, बोटिंग करने चल देते थे। उनका डे टू डे इंटरेस्ट इस प्रोजेक्ट को समय पे पूरा करने में सबसे बड़ी ताकत रहा है। मुश्किलें, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जिसमें मुश्किलें नहीं आती, इसमें भी बहुत मुश्किलें आई। हम नेचर के साथ उसको कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पानी भी है, बारिशें भी आ रही हैं। कोविड एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे इस दौरान में। वर्किंग टाइम तो हमें मुश्किल से 2-2.25 साल मिला इस पूरे शहर का। काफ़ी एरिया समय तो कोविड में चला गया, उसके रिस्ट्रिक्शंस थे, बात करना भी, एक दूसरे से मिलना ही मुश्किल हो रहा था। तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कराना और फिर दूर दूर खड़े रह के डायरेक्शन देना और उस चीज़ को क्रियान्वित करना, वो भी एक समस्या थी। टेक्निकली भी कई जगह ऐसी समस्या आई जिसको मैंने त्वरित गति से उसको सॉल्व किया और वो सारे सॉल्यूशंस कारगर हुए। कहीं पे एम्बैंकमेंट था, कहीं पानी की समस्या थी, कहीं फाउंडेशंस की समस्या थी, कहीं बिल्डिंग के एग्जीक्यूशंस में प्रॉब्लम्स थी, कहीं सोशल प्रेशर्स थे। तो उन सबको एक समग्र रूप से सुलझाते गए। कई समस्या रही, लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल सिनर्जी बिटवीन आर्किटेक्चरल थॉट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल विजन। लगभग सारे प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, जिसको भी जो भी टाइम बाउंडेशन था उससे पहले पूरे किए गए, लेकिन अब अगला क्या कोई कॉन्सेप्ट और भी है माइंड में, राजस्थान को ध्यान में रखते हुए कि अभी बहुत क्या चीजें हैं जो करनी है? जयपुर पे मैंने काम शुरू कर दिया है ऑलरेडी। जयपुर को भी ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनाना है, मेरा सपना है। और ये जो कोटा मॉडल ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, ये आप मान के चलें कि ये पूरे इंडिया में एक उदाहरण होगा और इसको लोग कॉपी करेंगे। तो बहुत से शहर सुधरेंगे। अभी गोविंद देव जी पे भी काम शुरू हो रहा है, वो भी मैं ही डिज़ाइन कर रहा हूँ, उसको भी एक बहुत बड़ा स्वरूप देना है। तो आगे बहुत कुछ है, और जब एक शहर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ जाता है तो कोटा का सेकेंड फेज़ ऑफ रिवर फ्रंट भी शुरू कर दिया गया है, उसकी DPR बन रही है और वो करीब 12 किलोमीटर का है, जिसको मैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के रूप में डिज़ाइन कर रहा हूँ।
मतलब इट विल बी मोर ऑफ ए नेचर रिवर फ्रंट। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वहाँ आपको डे सफारीज़ हैं, नाइट सफारीज़ हैं, बोटानिकल गार्डन्स हैं, आपको बहुत कुछ वहाँ देखने को मिलेगा। अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, बोटिंग राइड्स हैं, क्रूज़ेज़ हैं बड़े। तो कोटा का एक सेकेंड फेज़ भी शुरू होने जा रहा है। तो अब ये जो मेरा क्रोकू कहता है कि पंख लग गए हैं शहर को, तो अब कोटा प्रगति के पथ पर अब रुकने वाला नहीं है। लेकिन कोटा ही नहीं, राजस्थान के दूसरे शहर भी क्रोको का इंतजार कर रहे हैं कि वहां पर भी पहुंचे बिल्कुल, और बिल्कुल, कुछ नया देखने को ये मिले। मॉडल अब रिपीट होना चाहिए। उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, अजमेर में, जयपुर में, ये सब शहर अगर इस मॉडल को अपनाएंगे तो मैं मानता हूँ कि राजस्थान यूरोप से कम नहीं होगा। अभी भी उसकी कला में बहुत ऊपर है। कम से कम कोटा को देखकर सपना तो ये देखा ही जा सकता है, प्रदेश की जनता तो ये देख सकती है। लेकिन एक अहम सवाल, क्या सुझाव और क्या राय रखना चाहेंगे आप? क्योंकि सिर्फ राजस्थान ही नहीं, इंडिया के भी कई शहरों को आपने बदला है, फॉरेन में भी बहुत सारी चीज़ें आपने देखी है, उन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना मुश्किलें भी आती हैं, उसका सामना किया, लेकिन जो विजन था उसे यहाँ पर पूरा करना ही लक्ष्य था। वो नजर आता है जब हम कोटा चंबल रिवर फ्रंट को देखते हैं। लेकिन राजस्थान को पूरा देखने के बाद आपको क्या नजर आता है, क्या सुझाव देना चाहेंगे कि कहाँ पर क्या और हो सकता है अगर उस पर मेहनत करे सरकार या विजन उसको लेकर चले? तो देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत बहुत ही कला प्रेमी प्रदेश है। आप पूरे इंडिया को कंपेयर कर लें, जितना आर्किटेक्चर रिच राजस्थान में है, चाहे वो फोर्ट्स हों, हवेलीज हों, हमारी पहचान ही हमारे आर्किटेक्चर से है। तो मैं ऐसा मानता हूँ, मैं सरकार को भी यही एडवाइस करूँगा कि जो हमारी ताकत है उसको, जो हमने कोटा में किया, उसी ताकत को आगे लेके गए। हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया, पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है। तो चाहे वो जोधपुर हो, चाहे मारवाड़ हो, चाहे मेवाड़ हो, सभी इलाकों में एक अपना अनूठा स्टाइल है। मैं मानता हूँ राजस्थान का हर एरिया यूनिक है, लेकिन यूनिफाइड भी है। तो ऐसा होना चाहिए कि राजस्थान के हर शहर में उसके हेरिटेज डेवलपमेंट को अर्बन डेवलपमेंट और मॉडर्न एज डेवलपमेंट के साथ कंबाइन कर देना चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेके आना पड़ेगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हेरिटेज को साथ साथ चलना पड़ेगा, कदम से कदम मिला के, और समग्र सोच करनी पड़ेगी। तो मैं ऐसा मानता हूँ राजस्थान के सभी शहर वर्ल्ड क्लास बनाए जा सकते हैं और जितनी कला राजस्थान में है वो ऐसा स्थान हो जाएगा कि ग्लोबल टूरिज्म में राजस्थान पूरे विश्व की टूरिज्म कैपिटल बन सकता है। अनूप जी, बिल्कुल हम भी उम्मीद करते हैं कि जो विजन ये है राजस्थान को लेकर, क्योंकि जब हम तस्वीर और तकदीर बदलने की बात करते हैं तो उसमें जो तस्वीर एक नई जोड़ी जाए, ऐड ऑन की जाए राजस्थान में, और ताकि न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी लोग सिर्फ इस कला को देखने के लिए आए, तो वो भी तस्वीर राजस्थान की जल्द से जल्द यहाँ के लोगों को देखने को मिले। बहुत शुक्रिया अनूप जी हमसे बातचीत के लिए। तो अनूप बरतरिया जी, और देखिए इंतजार पूरे प्रदेश को नहीं पूरे देश को है कि आखिर ये चंबल रिवर फ्रंट है क्या, कैसे बना है, क्या इसमें खास है। इनॉग्रेशन भी होने वाला है, लेकिन हमने भी अभी जिस तरह से बातचीत में जाना कि बहुत कुछ नया है और बहुत कुछ कह सकते हैं कि उम्मीद बढ़ जाएगी अब उसे देखने के बाद कि जब ये कोटा में हो सकता है तो हमारे शहर में क्यों नहीं हो सकता। तो इंतजार उस पल का भी रहेगा। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।